बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ। बैंकिंग एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वाला चैप्टर हम जो है वो कर रहे थे, जिसमें हम बैंक के हवाले से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं। बैंक का अकाउंट किस तरह से ओपन करना है, बैंक के कितने टाइप से अकाउंट्स हैं, ठीक है। और लोन्स के हवाले से हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बैंक जो है वो किस किस तरीके से लोन दे सकता है। और चेक के हवाले से हमने डिफरेंट काइंड्स उसकी पढ़ी हैं। और चेक के डिसऑनरिंग के हवाले से हमने स्टडी की। चेक डिसऑनर होता है, किन वजूहात की बिना पे होता है। और अब जो है इस चैप्टर में हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी की है और यहाँ प्रॉब्लम नंबर 2 भी की है। और अब आज जो है हम प्रॉब्लम नंबर 3 पे बात करेंगे, जो कि पेज नंबर 115 पे है, 115 नंबर पेज पे है। और चैप्टर आपका बैंक एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम नंबर 3 पर जाते हैं। जस्ट इसकी हम एंट्रीज को देखेंगे कि हम लेजर बनाना सीख चुके हैं। आप लोगों को भी अच्छे तरीके से आता है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियोस में हमने इसके लेजर्स बनाए हैं, तो लेजर्स के हवाले से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं जी। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ मिस्टर आसिफ एंड प्रिपेयर द बैंक अकाउंट, ठीक है। जस्ट इस चैप्टर में हमने बैंक अकाउंट पे फोकस करना, बैंक अकाउंट बनाना। पहले तो हम पिछले चैप्टर्स में हर अकाउंट का लेजर बनाया करते थे, लेकिन इस चैप्टर में हमने जस्ट बैंक अकाउंट बनाना है। या बाज़ वक़्त कभी कहता है कि कैश अकाउंट बना दें, ठीक है। तो बैंक और कैश से बात आगे नहीं जाएगी। मोस्टली जो है वो बैंक अकाउंट ही पूछता है 90%। सबसे पहले यहाँ पे जो है उसने बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एट बैंक ओवरड्रॉन क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। तो आपको पता है जी, बैलेंस की एंट्री कोई नहीं होती। बैलेंस जो है उसका यूज हम लेजर बनाने में करते हैं। अब ये बैंक का बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट, बैंक के क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्रॉन बैलेंस का मतलब ये है कि आपने बैंक से उधार लिया हुआ है। जब आपके पैसे बैंक में पड़े होंगे ना, तो बैलेंस डेबिट होगा, वो आपका एसेट होगा। और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। जब एसेट बाय नेचर जो है वो डेबिट का अकाउंट है, ठीक है। जब बढ़ता है तब भी डेबिट होता है। तो क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपने बैंक से उधार लिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका इस्तेमाल, इसकी एंट्री तो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब हम बैंक का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो उस वक्त लेजर, बैंक के लेजर में या बैंक के अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 1। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, इसका जस्ट इतना यूज है 12,000 से। एंट्री इसकी कोई नहीं होगी, क्योंकि एंट्री होती है ट्रांजैक्शन की, ठीक है, जिसमें वैल्यूज एक्सचेंज हो रही होती हैं। इसमें कोई वैल्यू एक्सचेंज नहीं, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन की एंट्री नहीं होती, जस्ट इन्फॉर्म किया है कि इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। नंबर 2 पे देखा जी, मिस्टर आरिफ इन्वेस्टेड। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको थोड़ा सा नजर आए सही तरीके से। मिस्टर आरिफ इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1,00,000, आउट ऑफ विच ₹40,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। मिस्टर आरिफ ने जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो कैपिटल कहलाता है, आपको पता है। और हम कैपिटल की एंट्री क्या करते होते हैं, कैश टू कैपिटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बताया कि मिस्टर आरिफ इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1,00,000, आउट ऑफ विच का मतलब है जिसमें से 1,00,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लेकिन जिसमें से 40,000, 40,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, जिसमें से 40,000 बैंक में जमा करवा दिया। तो आप इसकी 2 एंट्रीज भी कर सकते हैं और आप इसकी 1 एंट्री भी कर सकते हैं। अगर आप 2 एंट्रीज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले करेंगे कैश टू कैपिटल, 1 एंट्री कर ले, ठीक है। और दूसरी एंट्री आप करेंगे जब, फिर जब आपने बैंक में जमा करवाया, फिर आप कर लेंगे बैंक टू कैश कर लेंगे। ये आपकी 2 एंट्रीज हो जाएंगी इस तरह से। पहले जो बिजनेस में आपने एंट्री की वो कैश डेबिट किया, बिजनेस में कैश आया, कैश बढ़ गया, आपने कैश एसेट है उसको डेबिट कर लिया। और कैपिटल जो है जब इंक्रीज होता है उसको क्रेडिट करते हैं, कैश टू कैपिटल एंट्री कर ली 1,00,000 से। फिर आपने जब वही 40,000 उसमें से निकाल के बैंक में जमा करवाया, तो बिजनेस वाला कैश वाला गल्ला कम हो जाएगा और बैंक वाला गल्ला बढ़ जाएगा। बैंक यानी कि बिजनेस में से कैश कम हो जाएगा और बैंक में कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि बिजनेस से कैश निकल के बैंक में जा रहा है।
तो बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा, बैंक को डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो बैंक टू कैश एंट्री हो जाएगी 40,000 से। अगर कोई कंबाइन एंट्री करना चाहता है तो कंबाइन भी हो सकती है। हम सिंपल करेंगे इस एंट्री में, बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक में 40,000 है, बैंक को डेबिट कर देंगे 40,000 से, और कैश में कितना रह गया 60,000, ठीक है। कैश को डेबिट कर देंगे 60,000 से, और एक ही दफा क्रेडिट कर देंगे कैपिटल को 1 लाख से, यानी कि बैंक डेबिट 40,000 से, कैश डेबिट 60,000 से, और कैपिटल क्रेडिट 1 लाख से। ये कंबाइन एंट्री है। तो आप जिस तरीके से करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कंबाइन भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी, रिसीव अ चेक ऑफ ₹17,000 फ्रॉम नूर ट्रेडर इन फुल सेटलमेंट ऑफ इनवाइस फॉर ₹17,200। द चेक वाज डिपॉजिटेड इन बैंक, हु गेट चार्ज ₹50 एज कलेक्शन चार्जेस। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जो है ना 17,000 रुपया रिसीव किया नूर ट्रेडर से इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट से मुराद है कि सारे मामला तय करने के बाद आपने 17,000 रिसीव किए। ऑफ इनवाइस फॉर ₹17,200। इनवाइस, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको इनवाइस का कॉन्सेप्ट पता है। इनवाइस मैंने आपको बताया था, जब आप किसी को उधार सेल करते हैं ना, तो उसके आपने उससे जितने पैसे लेने होते हैं उसकी एक इनवाइस बना के देते हैं कि भाई इतने पैसे लेने हैं। अब पैसे तो उससे लेने थे 17,200 की इनवाइस थी, लेकिन फुल सेटलमेंट मामला तय करके छुड़ा छुड़ू के पैसे जो है वो 17,000 बने, और नूर ट्रेडर ने 17,200 की बजाय आपको 17,000 दिया। आपने 17,000 रिसीव किया 17,200 की बजाय। इसका मतलब यह है कि आपने उसे 200 रुपया छोड़ दिया, जो कि डिस्काउंट की मद में आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपने अब वो जो 17,000 का चेक था वो आपने वाज डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने बैंक में जमा करवा दिया। हु गेट चार्ज ₹50 एज कलेक्शन चार्ज, और बैंक ने चेक को अपने पास कलेक्ट करने के 50 रुपए भी आपसे चार्ज किए हैं, ठीक है। तो आप एंट्री पहले चेक की कर लें कि चेक आपके पास आया है, ठीक है जी। तो चेक आपने चूंकि बैंक में भी जमा करा दिया और सेम डेट में करवा दिया, तो सबक मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब आप चेक रिसीव करें और बैंक में भी उसी डेट में 4 तारीख को ही आपने जमा करवा दी, उसी डेट में जमा करवा दें, तो चेक को हम जो है कैश ट्रीट नहीं करेंगे, बैंक ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर ये बैंक में जमा ना करवाया तो फिर हम कैश को डेबिट करते 17,000 से। अब जो है हमने चेक जो है बैंक में जमा करवा दिया, तो हम किसको डेबिट करेंगे, हम बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा। और 200 रुपए से हम डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमने इसको अलाउ किया है। बैंक डेबिट हो जाएगा 17,000 से, एसेट बढ़ा है, और डिस्काउंट एक्सपेंस हुआ हमारा, एक्सपेंस जब बढ़ता है तब भी डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे 200 रुपए से, और क्रेडिट हम करेंगे जी पूरे के पूरे 17,200 से, क्योंकि हमने लेने कितने थे उससे, 17,200 लेना था ना। तो 17,200 से हमारा डेटर वाला एसेट जो है डिक्रीज हो गया, क्योंकि जब हमने उसको सेल की थी ना उस वक्त हमने एंट्री पास की थी, इसका नाम क्या जी, न्यू ट्रेडर डेबिट किया था हमने, और हमने सेल्स को क्रेडिट किया था। न्यू ट्रेडर को हमने 17,200 से डेबिट किया था, यानी कि न्यू ट्रेडर से 17,200 लेने हैं। अब वो न्यू ट्रेडर से 17,200 अब ले लिए, मतलब पूरे तो नहीं लिए, लेकिन 17,000 उसकी मद में ले लिए, लेकिन वो हमारा खाता जो है वो क्लियर हो गया है। अब न्यू ट्रेडर से हमारा हक कोई नहीं रहा, हमारा न्यू ट्रेडर से पैसे लेने का हक खत्म हो गया सारा का सारा, यानी कि हमारा जो डेटर वाला एसेट था न्यू ट्रेडर वो खत्म हो चुका है। तो डेटर वाले एसेट में डिक्रीज आई है, कितने से डिक्रीज आई, 17,200 से। तो जब एसेट में डिक्रीज आती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, सिंपल, ठीक है। आपने पहले भी एंट्री पास की, जब डेटर से पैसे लेने तो डेटर वाला एसेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब चेक का है हमारे पास, बैंक डेबिट कर लिया 17,000 से, डिस्काउंट को 200 रुपए से डेबिट कर लिया, और हमने न्यू ट्रेडर को हमने क्रेडिट कर देना 17,200 से। हमारे डेटर डिक्रीज हो गया, क्योंकि ऐसा डिक्रीज हुआ है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब दूसरी बात पे आए कि बैंक ने आपसे 50 रुपए चार्ज भी किए हैं, ठीक है। अब आपके अकाउंट में पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे ऑलरेडी बैंक में पड़े हुए हैं, तो बैंक ने आपसे कोई कैश में पैसे नहीं लेने, बैंक ने आपके अकाउंट से कटौती कर लेनी है, ठीक है। तो जब आपके बैंक आपके अकाउंट से कटौती कर लेगा और आपको मोबाइल पे प्यारा सा मैसेज आ जाएगा, भाई आपके अकाउंट से इतने पैसे इस मद में कटौती हो गई है, ठीक है। तो आपने जाके नहीं 50 रुपए बैंक को दिए, ये जेन में रखे कॉन्सेप्ट, बैंक ने आपके अकाउंट से ऑलरेडी पैसे खुद ही कटौती कर लेगा और आपको मैसेज आ जाएगा, जो नंबर आपने बैंक को अपना दिया हुआ है, ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर।
तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस है बेसिकली। बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो बैंक चार्जेस को 50 रुपए से डेबिट कर लेंगे, ठीक है। और चूंकि बैंक से अमाउंट कम हुई है, बैंक से कटौती हुई है, तो बैंक वाले एसेट को हम डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो बैंक वाला जो एसेट है उसमें डिक्रीज आ जाएगी क्योंकि उसमें से कटौती हो गई है और बैंक ने वो काट लिए पैसे। तो एसेट में जब डिक्रीज आती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे 50 से और बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक क्रेडिट हो जाएगा आपका 50 रुपए से। नेक्स्ट देखिए, विड्रॉन ₹5,000 फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से विड्रॉ करवाया। अब विड्रॉ के दो मकासद हो सकते हैं, या तो आप अपने ऑफिशियल यूज के लिए कर सकते हैं विड्रॉ, या तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं विड्रॉ। तो अब आपने यहाँ पे देखना ही है कि आप अपने ऑफिशियल यूज के लिए कर रहे हैं या पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। तो जब ऑफिशियल यूज के लिए करेंगे तो ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आएगा, जब पर्सनल यूज के लिए करेंगे तब ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें हम जो है जब ऑफिशियल यूज के लिए करेंगे, इसका मकसद ये है कि बैंक से पैसे निकल के बिजनेस में आ रहे हैं, ऑफिशियल यूज का मतलब ये है। तो बिजनेस में जब पैसे आते हैं तो कैश वाला एसेट बढ़ जाता है, और जब बैंक से पैसे निकलेंगे तो बैंक वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एंट्री होगी ना, ऑफिशियल यूज के लिए अलग करेंगे और पर्सनल यूज के लिए आप अलग कर सकते हैं, अगर चाहें तो कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अलग अलग करवाता हूँ तो आपको ईजी हो जाए। ऑफिशियल यूज के लिए जब आपने 2,000 रुपये बैंक से निकाला और बिजनेस में आया, तो बिजनेस में कैश बढ़ गया, कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। 2,000 से एंट्री हो जाएगी। और इसी तरह पर्सनल यूज में क्या करेंगे, पर्सनल यूज में पैसा बैंक में नहीं आ रहा बल्कि ऑनर के पास जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए उसके घर में जा रहा है। तो यहाँ पे जो हम अकाउंट ओपन करेंगे ड्राइंग्स के लिए, हम ड्राइंग्स का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। जब भी पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज या प्राइवेट यूज लिखा होता है तो ये मालिक के पर्सनल इस्तेमाल के लिए होता है, तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स का अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक वाला एसेट ही कम हो रहा है। दोनों सूरत हाल में बैंक से पैसे निकल रहे हैं, तो दोनों सूरत हाल में बैंक ही क्रेडिट होगा आपका, बैंक वाले एसेट में कमी आ रही है, ठीक है। लेकिन एक दफा पैसे आपके बिजनेस में आ रहे हैं और एक दफा पैसे मालिक के घर जा रहे हैं। तो जब बिजनेस में पैसे आएंगे तो कैश बढ़ेगा, और जब मालिक के घर पैसे जाएंगे तो बिजनेस में कैश का कैश नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जब बिजनेस का कैश बढ़ रहा है फॉर ऑफिस यूज के लिए, तो यहाँ मैंने एंट्री पास कर ली, कैश डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया। एक बिजनेस वाले एसेट में, कैश वाले एसेट में इजाफा हो गया और बैंक वाले एसेट में कमी आ गई, ठीक है। और फॉर पर्सनल यूज के लिए क्या होगा, ड्राइंग्स डेबिट कर लेंगे हम और बैंक में कमी आ जाएगी आपकी 3,000 से, ठीक है। ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल पहले भी आपने की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देखेगा, इशूड अ चेक ₹4,000 इन फेवर ऑफ द मिस्टर सलीम बट डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, ठीक है। आपने इशू किया था चेक किसको, मिस्टर सलीम को, ठीक है। इन फेवर ऑफ मिस्टर सलीम आपने चेक इशू किया। अब वो क्या हुआ जी, डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल, क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बात समझ आ गई। यानी कि इशू का मतलब क्या है, जब आपने किसी को पैसे देने होते हैं ना तो आप उसको चेक देते हैं, इसको कहते हैं चेक का इशू करना, ठीक है। एक होता है ना चेक की रिसीविंग, किसी से पैसे लेने, तो ये जैसे यहाँ पे किया था चेक रिसीव किया था, वो किसी से पैसे लेने थे, वो आपका डेटर था। अगर कोई क्रेडिटर हो तो उसको चेक देना पड़ता है, अगर किसी से आपने कुछ चीजें खरीदनी है उसको पैसे देने हैं तो उसको चेक इशू करना पड़ता है। अब आपने 4,000 का चेक दिया उसको अपने अकाउंट का, किसको दिया, मिस्टर सलीम को, जो कि आपका क्रेडिटर था, आपकी लायबिलिटी थी। लेकिन क्या हुआ, वो आपका डिसऑनर हो गया ऑन टेक्निकल ग्राउंड, किसी वजह से वो डिसऑनर हो गया, साइन का मसला हो सकता है, अमाउंट का मसला हो सकता है, अकाउंट में पैसे ना हो, कुछ भी मसला हो सकता है इसमें, ठीक है। किसी रीजन की बिना पे, जो हमने रीजंस पढ़ी थी पहले, ठीक है, डिसऑनर हो गया। अब क्या होगा, आपने जब अपना जो है चेक इशू किया था तो आपने बैंक वाला एसेट कम कर लिया था अपना ठीक है। आपने जब अपना चेक इशू किया तो आप क्या एंट्री करेंगे, मिस्टर सलीम टू बैंक एंट्री करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि मिस्टर सलीम वाली लेबिलिटी को आप डिक्रीज कर लेंगे जो कि पहले लेबिलिटी थी आपकी, ठीक है। जब पैसे दे देंगे इसको तो लेबिलिटी में डिक्रीज आ जाएगी, ठीक है। तो लेबिलिटी में जब डिक्रीज आती है तो हम वो अपने क्रेडिटर को डेबिट करते हैं, ठीक है। मिस्टर सलीम को आप डेबिट करेंगे और बैंक वाले एसेट में आपकी कमी आ जाएगी, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। मिस्टर सलीम डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये उस वक्त एंट्री की है आपने जब आपने चेक इशू किया, मिस्टर सलीम डेबिट और टू बैंक क्रेडिट। लेकिन बाद में हुआ क्या, यही चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बट डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड, ठीक है।
तो इसी एंट्री को आप दोबारा से रिवर्स कर देंगे, ठीक है। दोबारा से अपना बैंक अकाउंट जो आपने कम किया था ना उसको बढ़ा लेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और मिस्टर सलीम की लायबिलिटी चूंकि कम ना हो सके क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, मिस्टर सलीम की लायबिलिटी दोबारा से बना लेंगे, मिस्टर सलीम को दोबारा से क्रेडिट कर लेंगे, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब बैंक में से एक्चुअली पैसे तो कटे ही नहीं है आपके, चेक तो डिसऑनर हो गया, तो जो आपने बैंक कम किया तो उसको दोबारा से डेबिट कर लेंगे, ठीक है। बैंक डेबिट कर लेंगे और मिस्टर सलीम को आप क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है जी यहाँ पे डिविडेंड ऑफ ₹1000 क्रेडिटेड बाय बैंक। डिविडेंड है, आपने किसी जगह शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होगी तो बैंक ने वहां से आपका जो प्रॉफिट है वो लेके आपके अकाउंट में ऐड कर दिया, ठीक है। आपने कहा होगा बैंक को मैंने फला जगह इन्वेस्टमेंट की, वहां से जो पैसे हैं मेरे अकाउंट में ऐड कर देना, तो बैंक ने डायरेक्टली पैसे लेके आपके अकाउंट में ऐड करती है, ठीक है। तो जब आप बैंक डेबिट करेंगे आप इसी सूरत हाल में, क्योंकि आपके बैंक में पैसे बढ़े, बैंक वाला एसेट डेबिट होगा, और जो आपका इनकम है, डिविडेंड बेसिकली आपकी इनकम है, ठीक है। तो इनकम जब बढ़ती तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, बैंक डेबिट कर देंगे टू डिविडेंड अकाउंट जो है इसको क्रेडिट करते हैं, बैंक टू डिविडेंड आ जाएगी एंट्री 1000 रुपए से। उसके बाद चेक रिसीव किया करीम एंड कंपनी से फॉर ₹10,000 वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, ठीक है। अब चेक रिसीव किया और ये डिसऑनर हो गया, यानी कि पहले तो था ना चेक पे किया डिसऑनर हो गया, अब चेक रिसीव करके डिसऑनर कि आपने करीमन कंपनी ने से आपने पैसे लेने थे 10,000 रुपए, क्योंकि आपने इसको पीछे सेल की होगी, ठीक है, उधार सेल की होगी इसको, और जिसका 10,000 रुपये आपने इससे लेना होगा। अब इसने आपको करीमन कंपनी ने आपको चेक दे दिया, बेसिकली आपका डेटर था, आपने इससे 10,000 रुपये ले लिया चेक की सूरत में, ठीक है। और जब यही चेक आप बैंक में जमा करवाने गए तो बैंक ने कहा जी ये तो चेक ठीक ही नहीं है, ठीक है। बैंक ने तो आपके अकाउंट में पैसे ऐड करने से इनकार कर दिया, तो इसको कहते हैं चेक आपका डिसऑनर हो गया, ठीक है जी। तो सिंपल एंट्री पहले आप क्या करेंगे, आप पहले इसको जो है अपने बैंक अकाउंट में ऐड अप कर लें, ठीक है जी। तो जब आप चेक रिसीव करेंगे, ठीक है, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, आप ने इसको जो है डिपॉजिट भी करवाया उसी दिन, ठीक है, तो आप इस चेक को बैंक ट्रीट करेंगे ना कि कैश, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ अगर चेक रिसीव करें उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दें तो फिर आप इसको बैंक ट्रीट करेंगे, जो है वो क्या कहते हैं कैश ट्रीट नहीं करेंगे। तो बैंक डेबिट कर देंगे आप, और करीमन कंपनी को आप क्रेडिट कर देंगे 10,000 से, यानी कि आपने करीमन कंपनी से चेक रिसीव किया और बैंक में जमा करवा दिया, आप ये समझ चुके हैं कि आपके बैंक में पैसे इंक्रीज हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या असल में हम बाद में देखते हैं। आप ये सोच के अभी बैठे हैं कि आपने बैंक में चेक जमा कराया और आपका बैंक वाला एसेट बढ़ गया, आपने एंट्री पास कर लिया अपनी बुक्स में, बैंक डेबिट कर लिया, और करीम एंड कंपनी डेटर वाला एसेट उसको डिक्रीज कर लिया, बैंक डेबिट टू करीम एंड कंपनी क्रेडिट कर लिया। लेकिन आपको इत्तला मिली कि बैंक में जो आपने चेक जमा कराया है वो डिसऑनर हो गया, तो इसी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, दोबारा से हम करीम एंड कंपनी को अपना एसेट बनाएंगे, क्योंकि इससे पैसे लेने का हक कम नहीं हुआ, वो जो चेक इसने दिया था वो तो खराब है, वो तो डिसऑनर हो गया, तो लिहाजा दोबारा से इसको अपने बुक्स में डेबिट करेंगे, दोबारा से कहेंगे हमने इससे पैसे लेने हैं, अब दोबारा लेने हैं, ठीक है। तो करीम एंड कंपनी का डेटर वाला एसेट इंक्रीज हो जाएगा, करीम एंड कंपनी को डेबिट करेंगे, और जो बैंक वाला एसेट आपने बढ़ाया था उसको डिक्रीज कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट पैसे ऐड तो हुए ही नहीं, तो आप गलती से बढ़ा बैठे हैं, ठीक है। तो बैंक वाले एसेट को हम डिक्रीज करेंगे, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, करीम एंड कंपनी को डेबिट करेंगे और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। पहले एंट्री जब रिसीव की है उस वक्त एंट्री होगी बैंक डेबिट टू करीम एंड कंपनी क्रेडिट, जैसे पहले करते आ रहे हैं, और अगर डिसऑनर हो जाएगा तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यहाँ भी हमने एंट्री रिवर्स ही की थी डिसऑनर के केस में। उसके बाद एक नेक्स्ट है जी, अ बैंक डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 वाज परचेज फ्रॉम द बैंक एंड सेंट टू जायद एंड कंपनी एंड बैंक चार्जेस ₹50 पेड इन कैश, ठीक है। तो ये बैंक का डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, एक पेमेंट करने का तरीकाकार है, ठीक है, जिसके ज़रिए से आप किसी भी बंदे को पेमेंट कर सकते हैं, जैसे चेक के थ्रू पेमेंट्स होती हैं ऐसे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट्स की जा सकती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपने करना क्या है, डिमांड ड्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को पहले समझना है, फिर उसके बाद इसको हम एंट्रीज की पास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी।